जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं विकास सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम लोग मनोविज्ञान के अगले चैप्टर में आए हैं। मनोविज्ञान इससे पहले हमने जो पढ़ा था अभिवृद्धि तथा विकास के संदर्भ में हमने चर्चा किया था। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो हमारा अभिवृद्धि और विकास से संबंधित अगला टॉपिक है, अभिवृद्धि तथा विकास के सामान्य सिद्धांत। आज हम अभिवृद्धि तथा विकास के सामान्य सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभिवृद्धि तथा विकास के संदर्भ में जो सामान्य सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों से तात्पर्य हमारा यह है कि गैरिसन तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों ने यह बताया था कि बालक जब विकास के एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करता है तो बालक के विकास में कुछ परिवर्तन होता है। यह जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि यह परिवर्तन कुछ सिद्धांतों के प्रतिपादन का अनुसरण करते हैं। उन्हीं सिद्धांतों को हमें आज यहाँ पर पढ़ना है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों से सीटेट तथा टेट में बारंबार प्रश्न पूछे जाते हैं, सुपर टेट में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जो हमें पढ़ना है अभिवृद्धि तथा विकास के साथ हमारा जो पहला सिद्धांत है, पहला सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ के अंतर्गत स्किनर महोदय का एक कथन है। वो कथन यह है कि विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत इस बात पर फोकस करता है, इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई भी आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि निरंतरता का सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति में या बालक में जो विकास होता है, विकास एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। यह अविराम रूप से हमेशा चलती रहती है, यह रुकती नहीं है। यह कभी मंद हो सकती है, कभी तीव्र हो सकती है, परंतु यह रुक नहीं सकती। जैसे बालकों के अंदर जन्म के पश्चात जब हम देखते हैं, जन्म के पश्चात 3 वर्ष तक का जब बालक होता है तो जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक बालक का जो विकास होता है वह बहुत तीव्र गति से होता है। लेकिन 3 वर्ष के बाद बालक का जो विकास होता है वह मंद पड़ जाता है। इसी प्रकार आगे बालक के अंगों का विकास भी तीव्र गति से, कभी तीव्र गति से होता है, कभी मंद गति से होता है, लेकिन बालक का विकास कभी रुकता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि विकास एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि स्किनर महोदय के अनुसार बालक के विकास में कोई भी आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात व्यक्ति में कोई भी आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, यही बात बताता है। दूसरा जो हमारा विकास का सिद्धांत है वह है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का जो सिद्धांत है, डगलस और हैलैंड महोदय ने इसकी प्रस्तुतिकरण किया तथा इसमें उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। इन्होंने कहा कि बालक की जो विकास की गति होती है वह भिन्न भिन्न होती है। बालक के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। डगलस और हॉलैंड महोदय ने विकास की गति को भिन्न भिन्न दर्शाने के लिए स्पष्टीकरण में इन्होंने कुछ तथ्य बताए। तथ्यों में डगलस और हॉलैंड महोदय ने यह कहा कि जो व्यक्ति जन्म के समय पर, या जो बालक या जो शिशु जन्म के समय अधिक लंबा होता है वह बड़ा होने पर भी अधिक लंबा होगा, और जो बालक जन्म के समय बौना होगा या छोटा होगा वह बड़ा होने पर भी उसकी लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अतः यह हम कह सकते हैं कि बालक के विकास की जो गति होती है वो भिन्न विकास की गति होती है। तीसरे नंबर पर जो हमारा वृद्धि और विकास से संबंधित सिद्धांत है वो है विकास क्रम का सिद्धांत, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, विकास क्रम का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के जो मोटर अर्थात गामक
तथा भाषा संबंधी आदि विकास का एक निश्चित क्रम होता है। मोटर अर्थात मोटर से तात्पर्य गति से है, और भाषा का संबंध तो बालक के बोलने और बालक के द्वारा जो भी आवाज़ आती है, बालक जो भी पहली बार जो शिशु होता है तो जब वह पहली बार कोई आवाज़ पा फा बा भा कहता है उससे संबंधित है। और मोटर से तात्पर्य यहाँ पर जो गामक है उसका तात्पर्य मोटर अर्थात गति से है। इसके स्पष्टीकरण के लिए स्पष्टीकरण में 32 से 36 माह तक 32 से 36 माह का जो बालक होता है वह उल्टा वृत्त बनाता है। उल्टा वृत्त हमारे कहने का तात्पर्य है जब वह वृत्त बनाता है तो वह एंटी क्लॉकवाइज वृत्त बनाता है। उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज वृत्त बनाने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात 32 से 36 माह का जो बालक होगा उसके अंदर ऐसी प्रवृत्ति होती है, गति की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जब वह वृत्त बनाता है तो वह एंटी क्लॉकवाइज वृत्त बनाता है। 60 माह का जब बालक हो जाता है, 60 माह का बालक एंटी क्लॉकवाइज वृत्त नहीं बनाता बल्कि क्लॉकवाइज वृत्त बनाता है। यहाँ देखिए क्लॉकवाइज वृत्त बना हुआ है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 60 माह का बालक उसकी जो गति होती है कुछ बनाने की, कुछ क्रिएट करने की, वह सीधा वृत्त बनाता है। सीधा वृत्त इन द सेंस ये है कि क्लॉकवाइज वृत्त बनाता है। 72 माह का जो बालक होता है, जब बालक 72 माह का हो जाता है तब यह फिर से उल्टा वृत्त जब वृत्त बनाता है तो फिर से उल्टा वृत्त बनाता है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज वृत्त बनाने की प्रवृत्ति रखता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि विकास क्रम का सिद्धांत, विकास के चौथे नंबर का जो सिद्धांत है वह है विकास दिशा का सिद्धांत। विकास दिशा का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। विकास दिशा का सिद्धांत यह कहता है कि बालक का जो विकास होता है वह सिर से पैर की ओर क्रमिक रूप से होता है। अर्थात जब बालक जन्म लेता है तो बालक का सबसे उसके जो विकास होता है वो सिर का होता है। उसके बाद वो क्रमिक रूप से सिर से लेके पाँव की तरफ नीचे विकास आना शुरू होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम बताएं तो उदाहरण के तौर पर हम यह लेते हैं कि जब कोई बालक, जब वह 1 सप्ताह का होता है, बालक जब प्रथम सप्ताह में होता है तो वह सबसे पहले क्या करता है, अपना सिर उठाता है। बालक का अपने सिर पर कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है और वह अपना सिर उठा सकता है। प्रथम सप्ताह के बाद जैसे जैसे काल बीतता जाता है, समय बढ़ता जाता है, जब प्रथम 3 माह पूरा हो जाता है तो बालक अपने 3 माह पूरा होने के पश्चात बालक क्या काम करता है, अपनी आँखों पर नियंत्रण कर लेता है। बालक आँखों पर नियंत्रण कर लेता है और बालक अपने अनुसार अपनी आँखों को चलाना शुरू कर देता है। प्रथम 3 माह के बाद जब प्रथम 6 माह हो जाता है तब बालक अपने हाथों पर नियंत्रण कर लेता है और अपने हाथों को अपनी इच्छा अनुसार चलाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे कालखंड आगे बढ़ता है उसके जन्म का टाइम ड्यूरेशन आगे बढ़ता, हाथों की गतियों पर उसका नियंत्रण होता है। उसके बाद जब बालक 9 माह का हो जाता है, 9 माह का जो बालक होता है वह सहारा लेकर के बैठना शुरू कर देता है। किसी के सहारे, किसी वस्तु को पकड़ करके वह बैठना शुरू कर देता है। 9 माह में उसका जो विकास का क्रम होता है वह धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है और बालक क्या करता है, विकसित होकर बैठना शुरू कर देता है। बालक जैसे ही 12 माह का हो जाता है तो वो अपने से स्वयं जो है बैठना शुरू कर देता है और वह उसका विकास हो जाता है और वह खुद से बैठना शुरू कर देता है और चलने के लिए वह जो है घिसट घिसट के चलना शुरू कर देता है। 12 माह में स्वयं बैठने लगता है और घिसट के चलना शुरू कर देता है। बालक जब 1 वर्ष का हो जाता है, 1 वर्ष के होने के बाद बालक का अपने पैरों पर नियंत्रण हो जाता है और पैरों पर नियंत्रण होने के कारण बालक खड़ा होने लगता है। तो हम यह देखते हैं
कि बालक जो 1 सप्ताह का था, प्रथम सप्ताह का बालक केवल सिर उठा पाता था, अर्थात उसके केवल सिर का विकास हुआ था। जब वह 1 वर्ष का हो जाता है तो विकास धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए क्रमशः पैर तक पहुंच जाता है और उसके पैर का विकास हो जाता है। हम आसानी से यह आंकड़ा लगा सकते हैं कि जो बालक का विकास है वह क्रमशः क्रमिक रूप से सिर से पैर की ओर हुआ है। पहले सर का विकास, फिर आँखों का विकास, फिर हाथों का विकास, फिर धड़ का विकास, फिर पैर का विकास, ऐसे करके विकास का क्रमिक रूप से परिवर्तन हुआ है। तो विकास दिशा का सिद्धांत हमें यह बताता है कि बालक का जो विकास होता है वो क्रमशः सिर से शुरू होकर पैर तक चलता जाता है। अगला जो हमारा विकास का सिद्धांत है वो हेडिंग है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत यह भी एक विकास का सिद्धांत है। यह सिद्धांत यह बताता है कि जो भी बालक है, बालक पहले अपने संपूर्ण अंगों का प्रयोग करता है, बालक अपने संपूर्ण अंगों का प्रयोग करता है, फिर उसके बाद बालक अपने अंग के भागों का प्रयोग करता है, फिर उसके बाद बालक दोनों का प्रयोग करता है, संपूर्ण अंगों और अंग के भागों दोनों का प्रयोग करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो बालक पहले अपने हाथों को चलाता है। कोई बालक है, अगर किसी वस्तु को पकड़ना है तो सबसे पहले वह अपने हाथों को चलाता है, फिर बालक अपनी उंगलियों को चलाता है, उसके पश्चात बालक हाथ और उंगलियां दोनों चलाता है। तो एकीकरण का सिद्धांत यह कहलाता है कि बालक अपने अंगों तथा संपूर्ण अंगों के अवयवों में एकीकरण तथा सहसंबंध स्थापित कर लेता है तथा पहले वो संपूर्ण अंग को कार्यशील करता है, उसके बाद अंग के भाग को कार्यशील करता है, फिर संपूर्ण अंग तथा अंग के भाग दोनों को इकट्ठा क्रियाशील करके एकीकरण कर लेता है, सहसंबंध बना लेता है। इसी सिद्धांत को एकीकरण का सिद्धांत। जैसा कि दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आज की वीडियो का हम यहीं पर अंत कर रहे हैं और इसके बाद वाली वीडियो की जो श्रृंखला होगी उसमें हम अभिवृद्धि तथा विकास के अन्य सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। आज हम अभिवृद्धि तथा विकास के 5 सिद्धांतों पर आज हमने बात किया है। अन्य जो सिद्धांत हैं हम अगले वीडियो में बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन दोस्तों। विकास के जो अगले सिद्धांत पर हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंस? व्यक्तिगत विभिन्नता क्या क्या होती है? व्यक्तिगत विभिन्नता को हम ऐसे समझ सकते हैं, आपके घरों में इंडेन सिलेंडर होगा दोस्तों। इंडेन सिलेंडर की हम बात करते हैं। गैस, इंडेन सिलेंडर जब हमारे घरों का जब इंडेन सिलेंडर समाप्त हो जाता है तब हम क्या काम करते हैं, अपने गैस सिलेंडर को लेके जाते हैं और एजेंसी में उसको दे आते हैं। एजेंसी में देने के पश्चात हम दूसरा सिलेंडर लेके आते हैं। हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि हमारे पास कौन सा सिलेंडर था और हम कौन सा सिलेंडर लेके आए हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि सभी सिलेंडर एक ही जैसे होते हैं। गैस के सभी सिलेंडर एक ही जैसे होते हैं, एक ही जैसे काम करते हैं, एक ही जैसी उनका रंग रूप बनावट सब कुछ एक ही जैसी होती है। इसलिए हम जाते हैं और खाली सिलेंडर रख के भरा सिलेंडर लेके चले आते हैं, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर इंडेन गैस की तरह लोग हो जाएं और एक ही जैसे सभी लोग हो जाएं तो आप सोचिए क्या होगा। आप सोचिए कि क्या होगा कि एक ही जैसे प्रत्येक लोग हों, उनमें किसी भी प्रकार की कोई विभिन्नता ना हो, प्रत्येक व्यक्ति एक ही जैसा लगे तो क्या होगा। आप हमारे घर में चले जाएंगे और हम आपके घर में चले जाएंगे, कोई पता नहीं चलेगा कि कौन आया कौन गया। इसीलिए ज़रूरी है व्यक्तिगत विभिन्नता। प्रकृति ने और विकास के क्रम में व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है।
प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, चाहे वो जितना सिमिलर हो। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे जो होते हैं, जो ट्विंस होते हैं, उनमें भी विभिन्नता पाई जाती है। उन जुड़वा बच्चों में भी सारे गुण एक जैसे नहीं होते हैं, सारे गुण एक जैसे नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। मानव प्रजाति में जो विभिन्नता पाई जाती है, उनके भार में, उनकी ऊंचाई में, उनके बोलचाल में, उनकी पर्सनैलिटी में, उनके आँखों के रंग में, उनके नाक में, कान में, सभी अंगों में, वृद्धि में, विकास में जो एक दूसरे का जो अंतर पाया जाता है, उस अंतर को हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। और ये जो सिद्धांत है, जो विकास का सिद्धांत है, इसी को फॉलो करता है। अर्थात जो विकास का सिद्धांत होता है वह यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ विभिन्नता पाई जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति में क्या होगा? विकास के क्रम में कुछ न कुछ विभिन्नता पाई जाएगी। इसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अगला जो विकास का सिद्धांत है वह है सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत यह कहता है कि संसार में चाहे कोई भी जाति हो, चाहे वह मानव जाति हो, चाहे वह पशु जाति हो, इस संसार की जितनी भी जातियां होंगी वह अपने विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती हैं। प्रत्येक जातियां अपने विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। मान लीजिए कोई पशु जाति होगी, तो पशु जाति में जैसे हम ले लेते हैं कि कोई भैंस ले लेते हैं, बफेलो ले लेते हैं, तो भैंस की जो जाति होगी, जिस प्रकार एक भैंस का क्रमिक विकास होगा, उसी प्रकार दूसरी भैंस का भी क्रमिक विकास होगा। अर्थात उसका जो सामान्य प्रतिमान होगा वह एक जैसा होगा। इसीलिए हम यह कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मानव है या कोई शिशु है, वह संसार के किसी भाग में हो, किसी भी भाग में वो हो, तो संसार के किसी भी भाग में मानव जाति के शिशुओं के विकास का जो प्रतिमान होगा वह एक ही जैसा होगा। चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे वो इंडिया में हो, तो उनका जो विकास होगा वह एक ही जैसा होगा। क्यों? क्योंकि उनकी जाति क्या है? मानव है। अगर पशु जाति में यहाँ जैसे विकास होगा, वैसे संसार के दूसरे भाग में भी उस पशु जाति का विकास होगा। इसी को कहते हैं सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि चाहे वह मानव जाति हो, चाहे पशु जाति हो, अपने जाति के अनुरूप ही वह क्या करेगा? विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। अगला जो हमारा विकास का सिद्धांत है वो है चक्राकार का सिद्धांत। चक्राकार का सिद्धांत यह कहलाता है कि किसी भी बालक का विकास का जो क्रम होगा वह चक्री होगा। अर्थात चक्राकार का सिद्धांत यह बताता है कि किसी भी बालक का जो विकास होगा वह चक्री होगा। बालक के विकास के क्रम को अगर हम ग्राफ में अगर हम देखें, अगर बालक की जो विकास की दर है, अगर मान लीजिए हमारा ये ग्राफ इसे हम x मान लें, इसे y मान लें, हमारा ये जो ग्राफ है ये अगर बालक के विकास को दिखाता है और हम देखें बालक का विकास अगर कांस्टेंट होगा, एक जैसा अगर होगा, तो बालक का विकास हमेशा एक जैसा है, हमेशा एक जैसा है। ग्राफ में जो बालक का विकास दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये जो लाइन जा रही है, यह बता रहा है कि बालक का विकास एक जैसा है। लेकिन चक्राकार का सिद्धांत कहता है कि बालक का विकास एक जैसा नहीं हो सकता। चक्राकार का सिद्धांत यह कहता है कि जो बालक का विकास होगा
वह कभी मंद होगा, कभी तीव्र होगा, कभी मंद होगा, कभी तीव्र होगा। अर्थात बालक का जो विकास होगा वह चक्री होगा। और उस चक्री का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इस ग्राफ में जो विकास होगा कुछ इस प्रकार होगा। बालक का विकास पहले बढ़ा और फिर घटा, फिर ऊपर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। ऐसे करके बालक का विकास एक चक्र बना लेता है। ये जो बालक का विकास का जो एक चक्र बन जाता है, इसी को हम कहते हैं कि बालक का जो विकास होता है वह चक्री होता है। चक्री इन द सेंस ये है कि बालक का विकास कभी कम होता है, कभी बढ़ जाता है। बालक का विकास एक जैसा नहीं होता है, वो बालक की अवस्था के ऊपर निर्भर करता है कि बालक का विकास कब कम होगा और कब ज़्यादा होगा। तो विकास का यह सिद्धांत, जिसे हम चक्राकार का सिद्धांत कहते हैं, या ये बताता है कि किसी भी बालक का जो विकास होगा वह चक्री होगा। अगला सिद्धांत है सामान्य व विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य व विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत यह बतलाता है कि कोई भी बालक जब कोई काम करता है, कोई कार्य करता है, तो सबसे पहले वह सामान्य क्रियाएं करता है, सामान्य क्रियाएं करता है। सामान्य क्रिया, बालक जब सामान्य क्रियाएं कर लेता है उसके बाद वह विशिष्ट क्रियाओं को करना शुरू करता है। अर्थात बालक अपने विशिष्ट अंगों का प्रयोग करके क्रिया करना या काम करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, कोई बालक, जो कोई शिशु है, कोई छोटा शिशु है, अगर हम उसके सामने गेंद लुढ़का दें, गेंद लुढ़काने पर बालक क्या काम करेगा? सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करेगा। सामान्य क्रियाओं में वो क्या करेगा? अपने हाथ, पैर, पेट, इन सभी अंगों का प्रयोग करके उस लुढ़कती हुई गेंद को पकड़ने का प्रयास करेगा। बालक हाथ का भी प्रयोग करेगा, पैर का भी प्रयोग करेगा और पेट का भी प्रयोग करके गेंद, लुढ़कती हुई गेंद को पकड़ने का प्रयास करेगा। जैसे बालक 3 वर्ष का हो जाता है, जैसे 2 या 3 वर्ष हो जाते हैं, बालक क्या काम करता है? सामान्य क्रियाओं को करना बंद कर देता है। वह अपने विशिष्ट क्रियाओं को शुरू करके अपने विशिष्ट अंगों का प्रयोग करके वह कार्य करना शुरू करता है। 3 वर्ष बाद जब बालक के सामने गेंद को लुढ़काया जाता है तो बालक अपने हाथ, पैर, पेट सभी का प्रयोग करके गेंद को नहीं पकड़ता है, बल्कि वह अपने विशिष्ट अंग केवल हाथ का प्रयोग करके गेंद को, लुढ़कती हुई गेंद को पकड़ने का प्रयास करते हैं। लुढ़कती हुई गेंद को पकड़ने का प्रयास करता है। इसी सिद्धांत को हम कहते हैं सामान्य व विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य व विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत के अंतर्गत बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर वह विशिष्ट अंगों के माध्यम से विशिष्ट क्रियाएं करता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का होना जरूरी है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया से ही किसी बालक का सही विकास हो सकता है। मान लीजिए कोई बालक है जिसने अच्छे वंशानुक्रम से एक अच्छी बुद्धि लब्धि प्राप्त कर ली है और उसके पास पर्याप्त वातावरण का अभाव है। यदि मान लीजिए पर्याप्त वातावरण के अभाव में केवल वंशानुक्रम के आधार पर, केवल वंशानुक्रम के दम पर बालक का विकास हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अच्छे वातावरण के अभाव में बालक का विकास कुंठित हो जाएगा और केवल अच्छे वातावरण के होने पर भी बालक का विकास कुंठित हो जाएगा, जब तक कि वंशानुक्रम अच्छा न हो। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी बालक के अच्छे विकास के लिए, किसी बालक के अच्छे IQ लेवल के लिए, उसके सुदृढ़ तथा संपूर्ण विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण, इन दोनों की अंतःक्रिया का होना अति आवश्यक है। इसी को हम कहते हैं वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, जिसमें विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की आवश्यकता होती है।